हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था आईएमएफ के बारे में, वैसे ही आईबीआरडी दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की एक और सिस्टर सब्सिडी है, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एट द सेम टाइम बनाए गए थे, दैट इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1944 में जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, उस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के अंडर डिसाइड किया गया था कि एक ऐसा बैंक या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि वर्ल्ड लोन्स और वर्ल्ड की इकोनॉमी को मेंटेन और इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए दो ब्रांचेस बनाई गई थी, एक था आईएमएफ और एक था वर्ल्ड बैंक। तो जैसे आईएमएफ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है, वैसे ही सेम वर्ल्ड बैंक का भी मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू प्रोवाइड लोन्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी मेंबर कंट्री। अब अगर हम 2003 का डेटा देखें तो 2003 में टोटल 203 मेंबर कंट्रीज थे, और जो कि पहले जब वर्ल्ड बैंक स्टार्ट हुआ था तब ये नंबर से 152 पे था, बट धीरे धीरे और कंट्रीज बनती गई और मेंबर्स उसके जुड़ते गए एंड करेंटली वी स्टैंड एट 192 मेंबर कंट्री 192 मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब उन मेंबर्स को बेसिकली क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं या वर्ल्ड बैंक के क्या फंक्शन होते हैं जो कि मेंबर कंट्रीज यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन आ गई थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ताकि वो अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड कर पाए, उसके लिए सबसे पहला लोन प्रोवाइड करना। सेकेंडली फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। अगर कभी भी किसी कंट्री में पैसे की कमी आती, फॉरेन करेंसी की कमी आती या फिर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी नीचे जाती है, तो उसको बचाने के लिए एफडीआई या एफपीआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेनर्स आपकी कंट्री में पैसा लगाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इंडिया अगर हम करंट स्टेट में देखें तो बहुत तेजी से ग्रो कर पा रहा है, उसके दो रीजन है। एक, पहले इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेसेस में। सेकेंडली, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडियन बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक का एक होता है कि वो कंटिन्यूसली अपने डेटास बताते हैं कि कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, प्रिडिक्ट भी करते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले 3 साल 5 साल में कौन सी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी, ताकि इन्वेस्टर्स उसको देखकर, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो एक ट्रस्टवर्दी सोर्स से थ्रू डेटा लेते हैं और फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा लगाते हैं अलग अलग कंट्री में। नेक्स्ट इज टू मेक लोन्स अवेलेबल। अब मैं एक मेंबर कंट्री हूँ, मेरी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लोन में लेने किसके पास जाऊँगा? वर्ल्ड बैंक के पास। अब किसी भी बैंक के पास में पैसा कैसे आता है? जैसे अगर मैं स्टेट बैंक की बात करूँ तो स्टेट बैंक के पास पैसा कैसे आएगा? या तो कुछ लोग उसमें डिपॉजिट करेंगे या तो वो आरबीआई से लेंड कर लेगा मनी। सिमिलरली जो वर्ल्ड बैंक है उसमें भी उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ही उसमें पैसा डालते हैं, तो हर मेंबर के पास में कुछ ना कुछ फीस होती है जिसको वो डिपॉजिट करता है विद वर्ल्ड बैंक एज वेल एज विद आईएमएफ, और फिर इन्हीं पैसों को यूटिलाइज करते हुए वर्ल्ड बैंक जो है वो आगे लोन देता है। ऑब्वियसली जो लोन देता है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे देता है एज कंपेयर टू जिस इंटरेस्ट पे जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं। एंड द लास्ट इज टू मेंटेन बीओपी। नाउ व्हाट इज बीओपी? दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी का नेट रेट होता है, नेट चार्ज होता है, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वर्ल्ड बैंक इंश्योर करता है कि कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ना करे, बिकॉज अगर आप ट्रेड डेफिसिट में चले जाते हो तो आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। आपकी जो करेंसी है वो धीरे धीरे करके डिप्लीट करती आती है, प्लस एट द सेम टाइम आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि इंडिया ने बहुत साल तक ये ट्रेड डेफिसिट वाली प्रॉब्लम फेस करी है, मेनली बिकॉज क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा ऑयल, क्योंकि हमारा जो टोटल फ्यूल कंजम्पशन है जिसमें हम वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आते हैं, वो अब अकाउंट करता है अप्रॉक्सीमेटली 85% जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड जो है वो डेफिसिट में चला जाता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में रहता है। तो इसको पॉजिटिव में टर्न करने के लिए वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में। मान लीजिए आज इंडिया में लिथियम बहुत सारा है, बट उस लिथियम के रिजर्व्स से हम लिथियम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक अपनी टेक्निकलिटी भी प्रोवाइड करेगा, प्लस एट द सेम टाइम रिसोर्सेज जैसे कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स हुआ, फाइनेंसेस हुए, वो प्रोवाइड करेगा ताकि हम उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए। वर्ल्ड बैंक ने अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, हम एशियन कंट्रीज की बात करें, तो बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में हेल्प किया है।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड बैंक के क्या क्या क्रिटिसिज्म है या क्या लिमिटेशंस रहे हैं जिसकी वजह से लोग क्रिटिसाइज करते हैं वर्ल्ड बैंक को। तो मेनली 3 रीजन हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज किया जाता है। फर्स्ट इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम IMF से देखें तो कंपैरेटिवली उससे 1.5% ज़्यादा चार्ज करता है वर्ल्ड बैंक। पहले तो उसका इंटरेस्ट रेट ही ज़्यादा है, उसके बाद में फिर वो अपने लमसम फीस ले लेता है, मतलब एक बार में स्टैंड आउट फीस ज़्यादा ले लेता है कि आपको 0.5% जो है वो सिर्फ आपको फीस चार्जेस और आपके जो प्रपोजल वाले चार्जेस हैं कि आपको लोन पास करने के, डिसबर्स करने के जो चार्जेस हैं वो 0.5% लगते हैं। और उसके बाद जो उनका नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो भी कंपैरेटिवली मार्केट प्लस IMF से ज़्यादा है। नेक्स्ट इज ऑर्थोडॉक्स स्टैंडर्ड। बहुत ही जैसे 1945 में बनाया गया था, तो 1945 से 2024 में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। मोर और लेस उनके स्टैंडर्ड सेम है कि वो कुछ कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं तो उनको इजी तो नहीं बट एट अ लेसर इंटरेस्ट रेट उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। बट जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, जिनको सबसे ज़्यादा लोन की ज़रूरत पड़ती है, उनको एट अ हायर रेट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम जो क्रिएट होना चाहिए मार्केट में कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट ना हो अलग अलग इकोनॉमीज़ में, बट वो ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है बिकॉज वर्ल्ड बैंक सही तरीके से डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। एंड द लास्ट क्रिटिसिज्म इज नॉट इनफ फाइनेंशियल हेल्प। अब जिस कंट्री को जितने लोन की जरूरत है, जितने फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, अगर आप उतना प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो आपका फिर मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ही किल हो जाता है। बिकॉज अगर मैं आपके पास मांगने गया हूं 1 लाख करोड़ और आप मेरे को दे रहे हो 1000 करोड़, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं आपके पास 1 लाख करोड़ मांगने आ रहा हूं और आप मुझे 90,000 करोड़ दे रहे हो, सो दैट इज जस्टिफाइबल कि हाँ मेरे पास थोड़ा सा अमाउंट का डिफरेंस है, तो मैं उसके लिए IMF या फिर डायरेक्टली किसी कंट्री के साथ मांग सकता हूं, या फिर अगर मैं किसी के साथ डायरेक्टली ट्रीटी फॉर्म करके बैठा हूं तो मैं उनसे लोन ले सकता हूं। बट वर्ल्ड बैंक बहुत कम लोन देता है टू डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड द सेम टाइम जो वर्ल्ड में जो इक्विलिब्रियम क्रिएट करने वाली बात है वो ना आज क्रिएट हुई है, और अगर ऐसा ही सेम चलता रहा तो वो आने वाले टाइम में भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, बिकॉज डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर लेते हैं फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एंड जब वो लोन लेते हैं तो वो बहुत ही कम नॉमिनल चार्जेस पे लेते हैं। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।